हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमारी यूनिट चल रही है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म। और फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर आज हम पढ़ेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म, कौन कौन से टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और कौन से अभी बचे हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर इस चैप्टर के अंदर हम कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्लीट कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कहें या फोरियर ट्रांसफॉर्म कहें, इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का जो हमारा टारगेट है वो है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो इस चैप्टर के जो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे स्टार्टिंग के, वो तीनों टॉपिक आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दो टॉपिक और हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन तीनों टॉपिक को भी कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अभी तक फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले हैं। मैंने एक बार और यहां पर ऐड कर दिए हैं जिससे कि आपको ये याद रहे। और ये सभी फॉर्मूले एक ही जैसे, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें। तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है जिसको हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 11 में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, यही दोनों फॉर्मूलों को हमने पढ़ा था और इनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बात समझ में आ गई? तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं लेक्चर नंबर 11 में। उसके बाद लेक्चर नंबर 12 में हमने पढ़ा था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो मैंने फिर एक बार इसीलिए लिखा है जिसके आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। अच्छे से ये आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म भी हम लेक्चर नंबर 12 में कंप्लीट कर चुके हैं और इनके ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब अगर आप ध्यान देंगे तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में और फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में केवल इतना ही अंतर है कि साइन की जगह पर कॉस आ जाएगा। देखो यहां पर इस फॉर्मूले में साइन था, है ना, यहां पर साइन था और वहां पर क्या आएगा, कॉस आएगा। तो अगर आप एक बार और डेफिनेशन देखें तो बिल्कुल डेफिनेशन भी वही है जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की थी। देखिए, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स जो कि किस इंटरवल में डिफाइन है, 0 टू इंफिनिटी, देन द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एफ एक्स का जो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होगा उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर आप सी लिखेंगे, एफ सी ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसको आप रीड कैसे करेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। तो ये एफ एक्स का क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है। और अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? एक और बात मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहां पर आप p की जगह s का यूज भी कर सकते हैं। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आ गई? तो दोनों नोटेशन का आप यूज कर सकते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, जिसको आप एफ पी भी कह सकते हैं, सी यहां पर लगा देंगे, इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स। तो आप देख सकते हैं यहां पर साइन था, यहां पर कॉस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। इसीलिए मैंने प्रीवियस फॉर्मूले भी लिखे हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाए आगे के आने वाले फॉर्मूलों को याद करना ना। अब ये तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म हो गया, अब इसके इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इनवर्स कैसे निकलेगा, ये एफ सी यहां पर चला जाएगा, है ना, ये एफ सी को यहां ले जाओ तो ये एफ सी क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। तो देखो एफ सी इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू, इसको आप क्या कह सकते हैं, एफ एक्स, क्योंकि जब ये एफ सी इधर जाएगा तो यहां पर एफ एक्स बचेगा। तो एक्चुअल में क्या है, जो एफ एक्स है वो एफ सी पी का क्या है, इनवर्स होगा। तो यहां पर इसका जो इनवर्स होगा उसको आप एफ एक्स भी कह सकते हैं। फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा। देखो जो फॉर्मूला यहां पर है वही वहां पर रहेगा, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान देना, यहां पर भी एक्स लिखा है, पी लिखना है आपको, क्या लिखना है, पी। तो यहां पर आएगा पी। देखिए
डीपी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन पी के रेस्पेक्ट में होता है। किसके रेस्पेक्ट में होता है? पी के रेस्पेक्ट में। ये एक्स के रेस्पेक्ट में और इनवर्स वाला पी के रेस्पेक्ट में। यहां पर भी पी रहेगा, इस चीज का आप ध्यान देना, यहां पर भी क्या है? पी है। चलिए, तो यहां मुझे लग रहा है ये समझ में आपको आ गया होगा। तो यहां पर क्या होगा? पी के रेस्पेक्ट में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए, अब तो मेरे ख्याल से फॉर्मूले दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल है। इन्हीं का यूज करेंगे हम, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, तो ये हमारा फॉर्मूला इनवर्स का और ये हमारा फॉर्मूला कोसाइन ट्रांसफॉर्म। आज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे। देखिए, इन फॉर्मूलों का यूज लास्ट लेक्चर में भी हुआ था और आज के लेक्चर में भी होगा। तो यहां पर ये दोनों जो फॉर्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म में भी, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म में, कोसाइन और साइन दोनों में ही इन फॉर्मूलों का यूज होगा। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिए। बहुत सिंपल फॉर्मूले है। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। देखो, यहां पर ई की पावर ए एक्स आएगा ऊपर एज इट इज, अब नीचे आएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। देखो ध्यान रखना, जो ए होता है वो एक्स का कोफिशिएंट है ई की पावर में, और जो बी है वो साइन में एक्स का कोफिशिएंट है। क्लियर है? अब यहां पर देखो, अगर यहां साइन है तो यहां पहले साइन आएगा और बाद में कॉस आएगा, और अगर यहां कॉस है तो यहां भी पहले कॉस आएगा और बाद में, मतलब साइन कॉस दोनों आएंगे। लेकिन पहले अगर साइन का फॉर्मूला है तो पहले साइन आएगा, कॉस का फॉर्मूला है तो पहले कॉस आएगा। और यहां पर दोनों जगह पर ए आएगा। ए क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है ई की पावर में। साइन वाले में माइनस आता है, कॉस वाले में प्लस आता है। तो इतना आपको ध्यान रखना, फॉर्मूले याद करना बहुत आसान है और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका हम आज यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इनको भी याद करना, ये भी यूज होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में एग्जैक्टली इसी के जैसा हमने क्वेश्चन किया था। वहां पर बस क्या था? वहां साइन निकालना था, है ना। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। तो यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है यहां पर एफ एक्स। एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में माइनस का 2x प्लस 4 ई की पावर में माइनस का 3x, ये हमें गिवन है। अब स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमें एफ एक्स गिवन है ई की पावर में माइनस 2x प्लस 4 ई की पावर में माइनस का 3x। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, हमें क्या करना है? इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। नाउ बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो यहां पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्या लगा देंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? एफ सी पी इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी। अब हमें किसका फोरियर निकालना है? एफ एक्स का। तो यहां पर एफ एक्स को पुट करेंगे, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है तो कॉस पी एक्स और डीएक्स। ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो आप यहां पर देख सकते हैं, एफ एक्स कॉस पी एक्स डीएक्स, जीरो टू इंफिनिटी। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर एफ एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। तो अगर आप यहां पर एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा? जीरो टू इंफिनिटी और ई की पावर में माइनस 2x प्लस 4 ई की पावर में माइनस 3x कॉस पी एक्स एंड डीएक्स। अब जरा यहां पर ध्यान दें, इस कॉस पी एक्स डीएक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, और दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं। देखिए यहां पर प्लस में 2 आएंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर में माइनस का 2x कॉस पी एक्स और डीएक्स। देखो कॉस पी एक्स डीएक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरा एक इंटीग्रेशन हो गया ना, प्लस जीरो टू इंफिनिटी, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो 4 तो आ जाएगा बाहर, 4 आ जाएगा बाहर, ई की पावर में माइनस का 3x कॉस पी एक्स और डीएक्स। तो ये स्टेप मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। यहां पर मैंने क्या किया? इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। फिर आप जानते हैं कि बीच में अगर प्लस होता है तो हम दोनों इंटीग्रल को अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो वही मैंने यहां पर किया, दोनों इंटीग्रल को मैंने अलग अलग लिख दिया। अब जरा आगे देखें, इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखिए अब आपको क्या करना है,
इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, दोनों को क्या करना है, इंटीग्रेट। तो देखिए इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, जरा ध्यान दे, एफ सी पी इज इक्वल टू, एफ सी पी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आप ध्यान दें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने आप में, और इसका भी डायरेक्ट हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों का फॉर्मूला लगा देता हूं। अब जरा ध्यान से देखो, नाउ ई की पावर माइनस ए एक्स कॉस बी एक्स का फॉर्मूला यहां पर लगेगा, तो देखिए क्या बन जाएगा, ई की पावर में ए एक्स मतलब ई की पावर में माइनस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कितना है -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बी की जगह यहां पी लिखा है तो पी का स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए ये कॉस है, तो कॉस में कॉस पहले आता है, लेकिन ए कॉस आता है, तो पहले यहां पर ए लिखेंगे, -2a, सॉरी -2a का काम कर रहा है तो a cos bx, अब cos यहां पर आ जाएगा px। बोलो बात समझ में आ गई। नाउ अब cos वाले में प्लस आता है, साइन वाले में माइनस आता है, तो यहां पर आएगा प्लस, उसके बाद b cos bx और b sin bx, तो यहां पर b कितना p, तो यहां पर आ जाएगा p sin px, और लिमिट हो जाएगी हमारी कहां से कहां तक, 0 टू इंफिनिटी ना। प्लस सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में 4 तो बाहर है, 4 कहां पर है, बाहर है। आगे देखो जरा, 4 हमारा आ जाएगा बाहर, तो +4, देखिए अब यहां पर देखो e की पावर में माइनस का 3x अपॉन -3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, और ब्रैकेट में देखिए यहां पर a का काम -3 कर रहा है, तो यहां पर -3 cos px, -3 cos px प्लस p sin px, और लिमिट हमारी यहां से हो जाएगी 0 टू इंफिनिटी। बस अब कुछ नहीं करना, लिमिट को अप्लाई करना है और यहां से हमें एफ सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो जरा ध्यान से, ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे कितना आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो ध्यान से, देखिए अपर लिमिट इंफिनिटी है, यहां पर अगर आप इंफिनिटी रखते हैं तो ई की पावर इंफिनिटी हो जाएगा, और मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं ई की पावर इंफिनिटी 0 होता है। क्यों, क्योंकि ये 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी जो होता है वो इंफिनिटी होता है, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है, 0, तो इसलिए ये लेफ्ट वाली वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आती है। तो ई की पावर इंफिनिटी 0 बन जाएगा, और अगर ये 0 बना तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, इसका मतलब अपर लिमिट रखने पे 0 मिल रहा है ना, माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस मैंने साइन लगा दिया, अब मैं यहां पर लोअर लिमिट रखूंगा, देखिए अब मैं 0 पुट करूंगा तो ई की पावर 0 बन जाएगा जो कि 1 होता है, तो यहां पर हमारे पास अब बचेगा क्या, जरा ध्यान देना, ये बचेगा 1 अपॉन -2 का स्क्वायर 4 प्लस p स्क्वायर ब्रैकेट। अब यहां देखो जरा, यहां अगर आप 0 रखोगे तो ये cos 0 बन जाएगा, तो यहां पर केवल -2 बचेगा, केवल -2, और ये ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब नीचे वाले ब्रैकेट में लिमिट लगाते हैं, जरा ध्यान से देखो, नीचे वाले ब्रैकेट में 4 तो बाहर है, इसमें 4 कहां पर है, बाहर है, देखो जरा ध्यान से, +4 को मैंने बाहर लिखा। अब देखो अगर यहां पर फिर से अपर लिमिट में इंफिनिटी लगाता हूं तो ये अगेन आपका 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि ये 0 तो पूरा 0, माइनस लोअर लिमिट। अब यहां पर लोअर लिमिट फिर से 0 रखेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 अपॉन 1, एक मिनट, 0 माइनस करली ब्रैकेट। अब यहां पर देखिए ये बनेगा 1 अपॉन में 9 प्लस p का स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए ब्रैकेट, अब यहां पर लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये -3 बचेगा, -3, और ये हो जाएगा 0, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं आगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर एफ सी पी इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान से देखो, देखो माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, ये तो फर्स्ट पार्ट से आ गया।
सेकंड पार्ट से देखो, माइनस माइनस प्लस बनेगा, ये 3 आ जाएगा और 3 4 जा 12, तो 12 अपॉन प्लस का 12 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 9, 9 ही है बिल्कुल 9। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कितना ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको, है ना। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना था। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था जहां पर साइन निकालना था, तो उसमें इसमें कुछ अंतर नहीं है, बस वहां पर साइन आ जाता तो साइन वाले फॉर्मूले लग जाते, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए यहां पर क्या है, अगेन आसान क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। आपको याद हो एक ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डीपीपी में दिया था, जहां पर आपको निकालना था फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, और यहां साइन लिखा था, यहां कॉस लिखा है। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपका डीपीपी का वो क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली इसी के जैसा है। ध्यान से देखो जरा, देखिए सबसे पहले यहां पर हमें एफ एक्स दिया है, तो एफ एक्स को मैं लिख लेता हूं। एफ एक्स कितना है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। ये कब है, जब x की वैल्यू लेस देन a और ग्रेटर देन क्या है, 0 है। और इस फंक्शन की वैल्यू 0 होगी अगर x ग्रेटर देन a हुआ तो। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम यहां पर क्या करेंगे, नाउ बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो मैं यहां पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को क्या करने जा रहा हूं, अप्लाई करने जा रहा हूं। देखिए ध्यान से, तो क्या आएगा ना, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, यहां पर आएगा एफ एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर अब क्या करना है, ये जो एफ एक्स है इसकी वैल्यू पुट करनी है 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो लिमिट है, वो जो x है वो पहले 0 से a है, उसके बाद ग्रेटर देन a है। तो यहां पर ये लिमिट हमारी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। देखिए कैसे, इसको हम लिख सकते हैं 0 से a एफ एक्स कॉस पी एक्स और डी एक्स, प्लस उसके बाद a से इंफिनिटी। a से कहां तक जाएगा, देखिए 0 से इंफिनिटी था, इसको ब्रेक कर दिया 0 से a और a से इंफिनिटी। क्यों ब्रेक करा, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 से a के बीच में कुछ और है और ग्रेटर देन a पे कुछ और है, तो इसलिए हमने ये ग्रेटर देन a का हो गया और ये 0 से a के बीच में हो गया। तो एफ एक्स कॉस पी एक्स एंड डी एक्स। अब यहां से देखिए कितना आसान है, अगर मैं यहां पर अब नेक्स्ट स्टेप लिखूं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, तो देखिए एफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो 0 से a के बीच में एफ एक्स कितना है, कॉस एक्स है, तो ये तो आ जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस पी एक्स और डी एक्स, प्लस अब a से इंफिनिटी के बीच में कितना, देखिए a से इंफिनिटी का मतलब है ग्रेटर देन a, देखो ग्रेटर देन a का मतलब a से लेके इंफिनिटी तक, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू a से बड़ी है, तो a से बड़ी कुछ भी हो सकती है इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब x अगर a से बड़ा है, यानी कि a से इंफिनिटी के बीच में है, तो fx की वैल्यू क्या है, 0, और fx अगर 0 हो गया तो सब कुछ 0 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 0। अब हम चलते हैं आगे, देखिए तो हमारे पास जो फंक्शन बचा हुआ है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है वो केवल ये वाला पार्ट है। तो अब जरा ध्यान दीजिए, एफ सी फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ये हमारे पास आ रहा है cos x cos px। अब ये cos स्क्वायर x मत लिख देना, क्योंकि इसका एंगल x है, इसका एंगल px है, तो ये एक तरह से cos a cos b का फॉर्मूला यहां पर हम बना सकते हैं, 2 cos a cos b का फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से लेकर के a, और यहां पर आ जाएगा 2 cos x cos px। अब देखिए कुछ स्टूडेंट को अगर नहीं समझ में आया कि सर ये कैसे किया, तो मैं आपको याद दिला दूं, इंटीग्रेशन करते समय आप क्लास 12 से इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 12 में पढ़ा, M1 में पढ़ा, उसके बाद M2 में पढ़ा और अब M4 में पढ़ रहे हैं। आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और इंटीग्रेशन करते समय कॉस कॉस आ जाए, साइन साइन आ जाए, या साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ जाए, तो उस केस में हमेशा इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 2 साइन ए कॉस बी का, या 2 कॉस ए साइन बी का, या 2 कॉस ए कॉस ए का, या 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला
बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हमारा अब ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b का। और फॉर्मूला आप सभी स्टूडेंट को याद होगा, नहीं याद है, भूल गए हैं तो रिवाइज कर लेना, मैंने लिखे हुए स्टार्टिंग में। देखिए यहां पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ सी पी इज इक्वल टू 1/2 0 से a। अब यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, देखिए कॉस का फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा कॉस a प्लस बी यानी कि x प्लस पी एक्स प्लस कॉस a माइनस बी यानी कि x माइनस पी एक्स, और यहां पर आ जाएगा dx। ठीक है, देखिए कॉस, यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 cos a cos b, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। बात समझ में आ गई। देखिए अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ये लिखा है फॉर्मूला यहां, 2 cos a cos b, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो यहां पर अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाए कि सर आपने x को a क्यों माना और b को px क्यों माना, है ना। हमने तो वही फॉर्मूला लगाया ना, a प्लस बी a प्लस बी। तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप चाहें तो px को a मान ले, इसको b मान ले, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर एफ सी पी इज इक्वल टू 1/2 0 से a। अब यहां पर देखो cos को मैं कॉमन लेके लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा cos 1 प्लस पी एक्स प्लस cos 1 माइनस पी एक्स और dx। कितना आ जाएगा यहां पर dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं क्योंकि प्लस है बीच में, दोनों अलग अलग है। तो cos का इंटीग्रेशन भी आपको मालूम है, साइन का इंटीग्रेशन भी आपको मालूम है। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, एफ सी पी इक्वल टू 1/2। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये cos का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन, तो साइन 1 प्लस पी एक्स, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो नीचे 1 प्लस पी आएगा। सिमिलरली यहां पर cos का हो जाएगा साइन 1 माइनस पी एक्स, और x का कोफिशिएंट जाएगा डिवाइड में, दैट इज 1 माइनस पी। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो एफ सी पी इज इक्वल टू 1/2। अब यहां पर देखो लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट क्या आती है हमारी, 0 से लेकर के a तक, सॉरी 0 से a, इंफिनिटी नहीं है, 0 से। तो अपर लिमिट मैं यहां पर रखूंगा, जहां पर x है वहां पर a रख देंगे। तो साइन 1 प्लस p इंटू ए, साइन 1 प्लस p इंटू ए अपॉन में 1 प्लस p प्लस साइन 1 माइनस p a अपॉन में 1 माइनस p। और अगर आप लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो यहां पर भी x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो माइनस लोअर लिमिट रखने पर दोनों ही क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो फाइनली जो आपका आंसर आ गया फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, वो आ गया 1/2 साइन 1 प्लस पी ए अपॉन में 1 प्लस पी प्लस साइन 1 माइनस पी अपॉन में 1 माइनस पी ए। ठीक है ना। तो यहां से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए ये लीजिए। ठीक है, तो ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत ज्यादा आसान है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, या लास्ट लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको डीपीपी में भी दिया था। देखिए जरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दें जरा इसको। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो फंक्शन क्या दिया आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर फंक्शन को 3 पार्ट में ब्रेक कर रखा है। एफ एक्स की वैल्यू x होगी कब, जब x जो है वो 1 से 0 से 1 के बीच में होगा। x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो एफ एक्स की वैल्यू x है, और इसी की वैल्यू 2 माइनस एक्स हो जाएगी कब, अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, और इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी कब, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो ये हमारा फंक्शन है। अब देखिए कितनी आसानी के साथ इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अप्लाई करना है फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। नाउ, बाय फोरियर
कोसाइन ट्रांसफॉर्म, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ध्यान दीजिए, देखिए फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म को मुझे यहां पर अप्लाई करना है। अब देखें जरा कैसे अप्लाई होगा। फॉर्मूला लगाते हैं यहां पर एफ ऑफ सी पी इज इक्वल टू अब देखो यहां पर फॉर्मूला हमारा है 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स एन डी एक्स। अब फॉर्मूले को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, इस लिमिट को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिमिट को इसलिए ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो 0 से 1 में उसकी वैल्यू x है, 1 से 2 के बीच में 2 माइनस एक्स है, और अगर x ग्रेटर देन 2 है तो वैल्यू 0 है। ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 से इंफिनिटी। तो मुझे इसको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दीजिए कैसे ब्रेक करेंगे। एफ सी पी इज इक्वल टू, पहला पार्ट मेरा हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक, तो 0 से 1 एफ एक्स कॉस पी एक्स एंड डी एक्स, प्लस दूसरा पार्ट मेरा हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स, और तीसरा पार्ट मेरा हो जाएगा 2 से लेकर के इंफिनिटी, और 2 से लेकर के इंफिनिटी यहां पर आएगा एफ एक्स कॉस पी एक्स एंड डी एक्स। अब क्या करेंगे आप देखो 0 से 1 के बीच में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? x है। 1 से 2 के बीच में कितनी है? 2 माइनस एक्स है। और 2 से इंफिनिटी में कितनी है? 0 है। यहां पर पुट कर देंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगा, आप जरा ध्यान दें। तो सभी वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर रहा हूं और उसके बाद देखिए क्या आएगा। तो यहां पर हमारा बनेगा एफ सी ऑफ पी इज इक्वल टू 0 से 1। अब यहां पर एफ एक्स कितना है? x है। x cos px dx, प्लस यहां पर देखो 1 से 2 में एफ एक्स कितना है? 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स और cos px dx, और उसके बाद लास्ट वाले में 0 हो जाएगा, तो लास्ट वाले की वैल्यू आएगी 0। लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। अब आपको क्या करना, इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट को अप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है। कैसे होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहां पर अप्लाई करना होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या तरीका है, कैसे करेंगे, ये मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 11 में। जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म का फर्स्ट लेक्चर था वहां पर मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को दोबारा से रिवाइज कराया था अच्छे से, तो एक बार आप उसको देख लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, है ना। देखिए तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो पहले तो यहां पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू द आइलेट रूल, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, यहां पर ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यहां पर मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखें। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है सब, है ना। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो पहला फंक्शन मैंने ऐसे ही लिखा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन पी एक्स अपॉन में पी, एक्स का कोफिशिएंट नीचे आएगा और आपको मैंने बताया था इसको लिखेंगे ब्रैकेट में ना, माइनस साइन आएगा। अब फर्स्ट का देखिए, अब वहां नहीं देखना, अब इसका देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा इसका इंटीग्रेशन, देखिए साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस पी एक्स, और क्योंकि x का कोफिशिएंट p है तो p नीचे आएगा, एक p पहले से था एक p और आ गया तो ये बन जाएगा p स्क्वायर, और लिमिट इसमें लग जाएगी 0 से लेकर के 1 तक। बात समझ में आ गई ना। प्लस अब इसका सेकंड पार्ट में देखो, उसका इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन देखो जरा ध्यान से, तो सेकंड पार्ट में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, 2 माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन पी एक्स अपॉन में पी आएगा, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा, -1, और इसका इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस पी एक्स अपॉन में पी। देखिए ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का डायरेक्ट मेथड होता है जो कि मैं आपको बहुत बार पहले समझा चुका हूं, है ना। और यहां पर भी लिमिट कितनी है हमारे पास? 1 से लेकर के 2 तक। बस यहां पर अब लिमिट को अप्लाई करेंगे और हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
और इसके आंसर को फाइंड करते हैं। एफ सी पी इज इक्वल टू, अब जरा ध्यान देंगे, देखिए यहां पर पहले मैं इसको चलिए सिंप्लीफाई करके ले लेता हूं, एक्स साइन पी एक्स अपॉन पी, एक्स साइन पी एक्स अपॉन में पी, है ना, एक्स साइन पी एक्स अपॉन पी, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर, प्लस में कॉस पी एक्स अपॉन में पी स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है वो लिमिट है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। बोले बात समझ में आ गई, माइनस माइनस प्लस कॉस पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर, एक्स साइन पी एक्स अपॉन पी, लिमिट हो गई 0 से 1, प्लस प्लस यहां पर देखें 2 माइनस एक्स साइन पी एक्स अपॉन पी, साइन पी एक्स अपॉन में पी, और अब साइन देखो यहां पर क्या आएगा, देखो 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस, 3 माइनस है तो माइनस ही आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा यहां, तो माइनस आने के बाद कॉस पी एक्स अपॉन, अच्छा यहां पर एक बार पी और आएगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस पी एक्स अपॉन पी स्क्वायर, कॉस पी एक्स अपॉन में पी स्क्वायर, और लिमिट यहां पर है 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2। चलिए अब लिमिट लगाते हैं, देखो जरा, अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो एफ सी पी इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये साइन पी बचेगा, साइन पी अपॉन, आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पर आप x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये प्लस में कॉस पी अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, आगे चलते हैं, अच्छा माइनस लोअर लिमिट, माइनस में लोअर लिमिट, अब यहां पर अगर आप लोअर लिमिट लगाते हैं, जरा ध्यान देना, तो यहां पर 0 रखना पड़ेगा, तो यहां पर अगर आपने 0 रखा, माइनस लोअर लिमिट, यहां पर अगर आपने 0 रखा तो ये पूरा 0, और प्लस यहां पर अगर आपने 0 रखा तो cos 0 जो कि 1 होगा, तो यानी कि 1 अपॉन पी स्क्वायर, तो ये तो हमें यहां से मिल गया इस वाले पार्ट से। अब आगे चलते हैं दूसरे पार्ट में, ना प्लस, देखो अगर आपने यहां पर 2 रखा तो ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, 0, ठीक, अगर आपने यहां पर 2 रखा तो ये बनेगा माइनस कॉस 2p अपॉन में पी स्क्वायर, ना माइनस लोअर लिमिट, अब 1 रखना है, जरा यहां पर 1 रखो, तो 2 माइनस 1 1, और ये 1, तो साइन पी अपॉन पी आएगा, साइन पी अपॉन पी, और अगर आपने यहां पर 1 रखा तो माइनस कॉस पी अपॉन में पी स्क्वायर आएगा, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए जरा, सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये आ जाएगा साइन पी अपॉन में पी प्लस कॉस पी अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पी स्क्वायर माइनस कॉस 2p अपॉन में पी स्क्वायर, अब देखो अंदर मल्टीप्लाई करो साइन की, तो माइनस का साइन पी अपॉन पी, और माइनस माइनस प्लस कॉस पी अपॉन में पी स्क्वायर। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखो ये तो हो गया कैंसिल, है ना, ये हो गया कैंसिल, कॉस पी अपॉन पी स्क्वायर, कॉस पी अपॉन पी स्क्वायर, ये 2 बार ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एफ सी पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस पी अपॉन में पी स्क्वायर, ठीक, उसके बाद ये देखो ये दोनों तो ऐड हो गए ना, माइनस का कॉस 2p अपॉन में पी स्क्वायर, और माइनस में 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो आप अपने आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं और इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। देखिए और क्या सिंप्लीफिकेशन होगा यहाँ पर, ये जो cos 2p है, cos 2p का यहाँ पर फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला, अगर आप यहाँ पर cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दें 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस फॉर्मूले से ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखिए कैसे, चलिए मैं कर देता हूं आगे, ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर मैं इसमें ये फॉर्मूला लगाऊं तो देखो क्या होगा, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर p माइनस 1 आ जाएगा, है ना, और जब उसको अलग अलग करेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर है, यहां से प्लस का 1 अपॉन पी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो चलिए इसको यहां पर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसको और आगे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहां पर मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, यहां तक भी छोड़ सकते हैं आप, मैं केवल सिंप्लीफाई करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे करेंगे।
तो एफ सी पी इज इक्वल टू 2 cos p अपॉन पी स्क्वायर, 2 cos p अपॉन पी स्क्वायर माइनस, यहां पर cos 2p का फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने अभी लिखा था। तो यहां पर देखिए माइनस तो पहले से ही है, अंदर क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर p माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर, यही लिखा था इसके नीचे, cos 2p अपॉन p स्क्वायर था। तो यहां पर मैंने cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया है ना, इसके बाद माइनस में माइनस 1 अपॉन p। तो यहां पर चलिए मैं फॉर्मूले को लिख देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस फॉर्मूले को मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। आप देखो अगले स्टेप में और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एफ सी पी इज इक्वल टू 2 cos p अपॉन में p स्क्वायर, अपॉन में p स्क्वायर, देखो 2 cos p अपॉन में p स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर p अपॉन में p स्क्वायर। देखो यहां पर ये 2 cos स्क्वायर p अपॉन p स्क्वायर है और ये माइनस का 1 अपॉन p स्क्वायर है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन p स्क्वायर। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बचा क्या, अब आपके पास आ गया एफ सी पी इज इक्वल टू 2 cos p अपॉन में, देखिए ये दोनों टर्म बची, इनका एलसीएम ले लेता हूं मैं। तो 2 cos p माइनस 2 cos स्क्वायर p और अपॉन में p स्क्वायर। अब इसमें से आप चाहें तो 2 cos p को कॉमन ले लें, तो 2 cos p को अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2 cos p 1 माइनस cos p अपॉन में p स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। सिंप्लीफाई फॉर्म में ये इसका आंसर आ गया। तो मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहां पर भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है और इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ना। और थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कुछ अलग है ये क्वेश्चन। ऐसा हमने हालांकि एक क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन वहां पर हमने केवल एक बार डिफरेंशिएट किया था, यहां 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे और 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनेगी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हमें क्या करना है, यहां पर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है इसका, यानी कि ये हमारा एफ है, और जब इसका फोरियर आ जाएगा तो इसका निकालना है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। इसका तो कोसाइन निकालना है और इसका साइन निकालना है, यानी कि यहां पर दोनों आ गए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं किसका, एफ का। एफ कितना है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। बाई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बाय फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, बाई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, बाई फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, एफ सी पी इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स एंड डीएक्स, कॉस पी एक्स एंड डीएक्स। वैल्यू को पुट करते हैं तो एफ सी पी इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, एफ एक्स की जगह 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स और dx, है ना। अब देखो इसके लिए हमारे पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में भी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें यहां पर साइन पी एक्स अपॉन में x था, तो वहां पर हमने डिफरेंशिएशन किया था। यहां पर x नहीं है, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी हमें डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब जरा ध्यान देंगे, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस एफ सी पी को आई मान लेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा लेट एफ सी पी, इसकी जगह क्या पुट कर दीजिए, आई पुट कर दीजिए। अब देखिए जरा आगे, इसको हम पुट कर देंगे आई, तो अब हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को।
तो यहां पर ये हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और cos px dx, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, नाउ डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू p। अब जरा यहां ध्यान देना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, p के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर एक्चुअल में x लाना है, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है। हमें किसी भी तरीके से नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करना है, रिमूव करना है। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे p के रेस्पेक्ट में। तो जब आप p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये x के रेस्पेक्ट में है। तो यहां पर बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा, केवल cos p वेरिएबल बचेगा। तो डिफरेंशिएट, देखिए इस तरह का कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म में आएगा तो आपको ऐसे ही करना होगा, है ना। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p। अब जरा ध्यान दो, p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा di अपॉन dp इज इक्वल टू, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब तो कांस्टेंट है, 0 टू इंफिनिटी। अब यहां पर ये मत सोचना कि इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन क्यों नहीं हटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का साइन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है और हम डिफरेंशिएशन p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d अपॉन dp, और ये आ जाएगा cos px। इसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सब रहेगा एज इट इज। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगले स्टेप में क्या आएगा ना, di अपॉन dp इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर एक x आएगा, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन px बन जाएगा। और x, क्योंकि p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो p का कोफिशिएंट x है तो वो बाहर आ गया, और dx ये हमारे पास आएगा। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें, देखिए di अपॉन dp इज इक्वल टू, माइनस साइन को मैं कर देता हूं बाहर, 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर ये आएगा x साइन px अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहां तक हमारे पास आए। अब देखो इसको आगे कैसे लेके जाएंगे, जरा ध्यान देना, यहां पर ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद देखो क्या करना है, तो इस स्टेप को मैं आगे लिख लेता हूं। तो di अपॉन dp इज इक्वल टू, देखो यहां पर माइनस तो बाहर है, माइनस को मैं बाहर लिख लेता हूं पहले, तो माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी। अब जरा यहां पर ध्यान देंगे, देखो ये x है और नीचे क्या, एक्स स्क्वायर। मुझे ऊपर भी एक्स स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनेगा, एक काम करते हैं, x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है। तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x से अगर आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करें तो देखिए ऊपर बन जाएगा एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स अपॉन में x और 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाना है तो मैं यहां पर 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं ऊपर। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, di अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस 0 टू इंफिनिटी, और यहां पर मैंने इसको क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में 1 ऐड और 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, साइन पी एक्स अपॉन में x1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहां पर हमारा चलेगा dx। चलिए अब जरा यहां पर इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर लेते हैं, माइनस 1 को अलग कर लेते हैं, देखिए कैसे। तो di अपॉन dp इज इक्वल टू माइनस, अब जरा ध्यान देना, माइनस 0 टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक टर्म मान के चलूं तो साइन पी एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो साइन पी एक्स है ना, और माइनस में साइन पी एक्स, क्या ऐसा लिख सकता हूं, साइन पी एक्स को मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई
x1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब जरा ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को अलग अलग कर दो। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को अलग अलग करेंगे तो देखिए अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन हमारा बाहर चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स, और इसके डिवाइड में आएगा x1 प्लस एक्स स्क्वायर। ना इसको अलग कर दो, माइनस का साइन पी एक्स, और इसके डिवाइड में भी आएगा x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ओवरऑल वहां पर क्या रहेगा हमारा dx। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखो आगे नेक्स्ट स्टेप। अब यहां पर ध्यान देंगे, देखिए अब मैं क्या करता हूं, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और देखो यहां पर जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए डी आई अपॉन डी पी इज इक्वल टू, देखो यहां माइनस जीरो टू इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन में एक्स, साइन पी एक्स अपॉन में एक्स, है ना, और dx। मैं एक काम कर रहा हूं, दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, इस वाले को अलग और इसको अलग, ठीक है ना। तो यहां पर ये माइनस साइन इसके साथ आ गया। अब देखो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो प्लस जीरो टू इंफिनिटी, अब यहां पर देखो क्या बचा, साइन पी एक्स अपॉन में x1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। यहां पर मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ दोनों इंटीग्रेशन को, इसको और इसको अलग अलग कर दिया है ना, ये कैंसिल आउट हो गया था, अलग अलग कर दिया, तो यहां माइनस आएगा, यहां प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसमें क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम जानते हैं, इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू होती है π/2। मैंने लास्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला भी दिखाया था, है ना। तो ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, मैं लास्ट लेक्चर में इसको नोट करवा चुका हूं आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, π/2। ये स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पर, इसको हमने सॉल्व किया था M1 में, मैथमेटिक्स 1 में। तो यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, माइनस, अब ये वैल्यू कितनी हो गई, π/2, तो यहां पर माइनस का π/2 प्लस जीरो टू इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन में x1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ये आ गया, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इंपॉर्टेंट है, इसका यूज करेंगे आगे चल के। अब जरा ध्यान दीजिए यहां पर ना, ये हमारे पास आया डी अपॉन डी पी। अब क्या करें, क्योंकि अभी भी हमारे पास, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल में आई, हमें ये कैलकुलेट करना आई, है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और अब यहां पर अगर आप ध्यान दें, अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस पार्ट को एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो ये साइन का बन जाएगा कॉस, और पी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, और ये एक्स से एक्स हो जाएगा कैंसिल आउट, और ऊपर बनेगा कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दें तो ये भी तो वही चीज लिखी है, इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करके हमें आई मिल जाएगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें आई मिल जाएगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट, अगेन, या केवल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी। अब देखो मैं पी के रेस्पेक्ट में फिर से इसको डिफरेंशिएट करना हूं, तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा इसका, प्लस इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी। अब यहां पर देखो x तो कांस्टेंट है, तो केवल साइन पी एक्स, तो साइन पी एक्स का क्या आ जाएगा, x cos पी एक्स, क्योंकि p का कोफिशिएंट x से मल्टीप्लाई में आएगा, अपॉन में x और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। और यहां से आप देख सकते हैं कि x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, देखिए जरा ध्यान से, है ना। तो यहां पर अब ध्यान दें, देखो
चलिए देखिए, तो यहां पर मैं इसको अब नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, d2i अपॉन dp स्क्वायर, d2i अपॉन dp स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो जीरो हो गया, जीरो टू इंफिनिटी, जीरो टू इंफिनिटी, और यहां पर देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स एंड डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 1 जिसको हमने माना था ये फिर से आ गया, देखो वापस आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स, जिसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, आई पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसके प्लेस पर पुट कर देंगे आई, तो देखिए ये क्या बनेगा, d2i अपॉन dp स्क्वायर इज इक्वल टू में आई, और इस आई को लेफ्ट में ले आते हैं, तो d2i अपॉन dp स्क्वायर माइनस का आई इक्वल टू में जीरो। तो ये बन गई हमारे पास सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ के आए हैं। तो ना अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सीएफ आप निकालना चाहे सीएफ निकाल सकते हैं, 2 लाइन में निकल जाएगा क्योंकि पीआई तो जीरो होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ ना सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन इज, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो देखिए इसका अगर आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा i इक्वल टू c1 e की पावर p प्लस c2 e की पावर में माइनस p, है ना, क्योंकि ये m स्क्वायर माइनस 1 बनेगी यहाँ पर इक्वेशन, जिसके रूट क्या आएंगे, एक प्लस 1 आएगा, एक माइनस 1 आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है ना, यहां पर इसका जो हमारा सॉल्यूशन आया, चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, i इज इक्वल टू c1 e की पावर में p प्लस c2 e की पावर में माइनस p। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, इससे पहले हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी, अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब यहां पर हमें तो एक्चुअल में i फाइंड करना था, i तो हमारे पास आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, इसमें c1 और c2 है, तो हमें पहले c1 और c2 को कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आ रही है ना, हम यहाँ पर c1 और c2 को कैलकुलेट करेंगे। आपको याद हो c1 लास्ट लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वहां पर भी c आया था, कैसे कैलकुलेट किया था, p को जीरो करके। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, p को मान लेते हैं जीरो, और p को जीरो मान के हम यहाँ पर c1 और c2 को करते हैं कैलकुलेट। अब देखिए जरा, देखिए व्हेन p इक्वल टू जीरो, अब जरा ध्यान दो, अगर p मान लो जीरो है, p कितना है, जीरो। अच्छा एक मिनट, और p अभी यहाँ पर एक चीज और निकालनी होगी हमें, पहले p को जीरो करने से पहले इसका हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना, हम यहाँ पर दो तरह से वैल्यू निकालेंगे। एक बार हम वैल्यू निकालेंगे i की p इक्वल टू जीरो पे, यहां से आ जाएगी, है ना। एक बार हम p इक्वल टू जीरो पर i की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से, यहां से। तो i की वैल्यू हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 जो थी हमारे पास, जहां पर हमने निकाला था di अपॉन dp, ये di अपॉन dp, तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे हम p इक्वल टू जीरो पर। तो हमें एक बार और di अपॉन dp चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअल में दो इक्वेशन चाहिए, तभी हम दोनों कांस्टेंट को फाइंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अभी di अपॉन dp और चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू p। अब देखो p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिए, di अपॉन dp इज इक्वल टू c1 e की पावर p, भाई c1 कांस्टेंट है, e की पावर का e की पावर p होगा। अब यहाँ ये माइनस e की पावर में माइनस p है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, c2 e की पावर माइनस, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो जरा, अब यहां पर होगा ना, व्हेन p इक्वल टू जीरो, अगर मैं मान लूं कि p की वैल्यू कितनी है, जीरो है, अगर p की वैल्यू जीरो है, अब जरा ध्यान देना, अगर p की वैल्यू जीरो है तो सबसे पहले तो p की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 में ही पुट कर लेते हैं। देखिए अगर इक्वेशन नंबर व्हेन p इक्वल टू जीरो, तो अब देखो यहां से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3,
अगर इक्वेशन नंबर 3 में p को आप 0 पुट कर दें तो i कितना आएगा, यहां पर i आ जाएगा आपके पास C1 प्लस C2 और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, और 4 में अगर मैं देखिए 4 में अगर मैं p को 0 पुट कर दूं तो यहां से di अपॉन dp की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी C1 माइनस C2, क्योंकि e की पावर p e की पावर 0 हो जाएगा और e की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करें, है ना, अभी हमने p इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करा था 0, अब इसी p को इक्वेशन नंबर 1 और 2 में भी पुट करेंगे। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमें i की और di अपॉन dp की वैल्यू मिल जाएगी, जिसको ला करके हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे और वहां से हमारा C1 और C2 क्या हो जाएगा, कैलकुलेट। क्योंकि हमें C1 C2 निकालना है तो हमें i चाहिए और di अपॉन dp चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब देखो ना, फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब जरा ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 1 से क्या मिलेगा। देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, 1 पे चलते हैं। ये यहां पर p को 0 पुट करना है तो ये cos 0 हो जाएगा, यानी कि यहां पर बचेगा क्या, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से इंफिनिटी। आगे चलते हैं, तो 1 पे पुट करने पे 1 में पुट करने पे हमें मिलेगा 0 से इंफिनिटी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में p को 0 पुट कर देते हैं तो आपको ये मिलेगा। बात समझ में आ गई। और अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखो जरा, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहां से i की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से 0 टू इंफिनिटी, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा tan इनवर्स x और लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के इंफिनिटी। भैया tan इनवर्स x का ही तो फॉर्मूला लिखा डायरेक्ट, है ना। चलिए तो अब यहां पर लिमिट लगाते हैं, तो देखिए लिमिट अगर आप यहां पर अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट। tan इनवर्स इन्फिनिटी आप जानते हैं 90 होता है, यानी कि π/2 होता है, और tan इनवर्स 0 होता है। तो यहां से i कितना आ गया, यहां से i आ गया हमारे पास π/2। बात समझ में आ रही है, यहां से i कितना आ गया, π/2 आ गया। आगे चलते हैं, अब क्या करें, अब यहां पर इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में p को 0 पुट करेंगे ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में p को 0 पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कहां पर है, ये रही। और अगर आप इसे p को 0 पुट करते हैं तो di अपॉन dp की वैल्यू क्या बचेगी, ये माइनस π/2 बचेगी, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं तो di अपॉन में dp इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का π/2। अब एक काम करो, i की वैल्यू और di अपॉन dp की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन नंबर 5 और 6 में। ये रही हमारे पास 5 और 6। नाउ पुट i एंड di अपॉन dp इन इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, है ना, इन 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। 5 और 6 में दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए दोनों में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखो, C1 प्लस C2 इक्वल टू i था, i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2। तो इसका मतलब यहां से C1 प्लस C2 इक्वल टू π/2 आ गया, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर, कितनी इक्वेशन हो गई, 7, है ना, इक्वेशन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं, देखिए उसके बाद यहां पर C1 माइनस C2 इज इक्वल टू di अपॉन dp, वैल्यू कितनी है, माइनस का π/2, ये लीजिए माइनस का π/2, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर। चलिए इक्वेशन नंबर डालते हैं डायरेक्ट, यहां पर क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। अब इन दोनों को कर देता हूं मैं ऐड। देखिए जैसे इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो यहां पर C2 से C2 हो जाएगा कैंसिल, पाई से पाई भी हो जाएगा कैंसिल, है ना, लेकिन नहीं कैंसिल नहीं करते क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा, अभी तो आ जाएगा लेकिन बाद में नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ये हमारी इक्वेशन नंबर
7 और ये इक्वेशन नंबर 8। क्लियर? अब यहां पर मैं लिखता हूं सॉल्व 7 एंड 8, 7 एंड 8। अब यहां पर दोनों इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व। सॉल्व मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अब अगर आप यहां पर दोनों को ऐड करते हैं, देखो C2 से C2 कट जाएगा तो ये बचेगा 2C1, ये कट जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं अगर आप दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो C1 प्लस C2 इज इक्वल टू π/2, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू माइनस π/2। और अगर आप दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 2C1 इक्वल टू 0 और C1 इक्वल टू 0। तो यहां से C1 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो एक कांस्टेंट तो हमें पता चल गया, 0 आ गया ना। अगर C1 0 है तो C2 कितना होगा? अब इस C1 को पुट कर दो या तो 7 में या 8 में। तो यहां पर अगर मैं इसको 0 पुट करूं तो C2 आ गया π/2, तो C2 आ गया π/2। तो हमारे पास C1 भी आ गया, C2 भी आ गया। दोनों को उठा करके कहीं कहां पर पुट करें, अब ये देखना पड़ेगा। हमें क्या कैलकुलेट करना था? आई कैलकुलेट करना था। देखिए हमें यहां पर आई को कैलकुलेट करना है। ये रहा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, है ना। तो इक्वेशन नंबर 3 में C1 और C2 की वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 3, पुट C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 में C1 और C2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा? I इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, C2 e की पावर माइनस p। तो I इज इक्वल टू C2 e की पावर में माइनस p, और यही हमारा आंसर है। हम I की जगह क्या, I क्या माना था हमने? अब देखो स्टार्टिंग में चलते हैं और I को देखते हैं। I हमने माना क्या था, है ना। I को हमने क्या एज्यूम किया था, ये एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, उसी को आई माना था। इसका मतलब अब मैं आई की जगह इसको वापस पुट कर सकता हूं। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो यहां पर आई की जगह हम लिखेंगे 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये आई था, इसी को हमने आई माना था, इज इक्वल टू सी ई की पावर माइनस पी। सी, हाँ C2, और C2 कितना था? C2 तो हमारा π/2 था। तो हम यहां पर इसकी जगह पर π/2 लिखेंगे, π/2 e की पावर माइनस p। तो यह आ गया π/2 e की पावर में माइनस p, और यही हमारा इसका क्या है? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है। अब इसमें एक चीज और पूछी थी, जरा ध्यान दो। क्या पूछा था हमसे? एनहेंस फाइंड फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। अब इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। अब ध्यान रखना, अगर इसका अलग से फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा होता तो हम बिल्कुल वही करते जो हमने अब तक किया है। बस हम कॉस की जगह यहाँ क्या लिखते हैं? साइन लिखते हैं, और एज इट इज पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होता। लेकिन अब क्योंकि हम कोसाइन, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हैं, तो हम जब इसका साइन निकालेंगे तो उसी का यूज करेंगे जो हमने निकाला है ना। यानी कि इसी में से आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा जरा ध्यान दीजिए। आप एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार। इस इंटीग्रेशन को क्या कर दो? इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड में। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए उससे क्या फायदा होगा, ये साइन बन जाएगा और एक्स यहां आ जाएगा। तो ये बन जाएगा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स। और आप देखो अगर आप इसका साइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा? x/1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स डी एक्स। तो वही तो वहां भी बन रहा है, यानी कि इसका साइन ट्रांसफॉर्म इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको एक्स के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 0 टू इंफिनिटी इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस का, चलिए पहले मैं एक बार एक स्टेप ऐसे लिख देता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन, अच्छा एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं, पी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पी। तो डी अपॉन डी पी, और यहां पर डिफरेंशिएशन होगा कॉस पी एक्स का एंड डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी होगा तो π/2 डी अपॉन डी पी और ई की पावर में
माइनस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो 0 टू इन्फिनिटी 1, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, इसका p बाहर आ जाएगा और साइन हो जाएगा इसका माइनस में, तो माइनस में p साइन px, अच्छा p बाहर नहीं आएगा, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x बाहर आएगा, तो माइनस में x साइन px अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इधर देखो पाई बाई 2, अब क्योंकि इसका माइनस आएगा बाहर, माइनस ई की पावर में माइनस पी, भाई ई की पावर माइनस पी का ई की पावर माइनस पी रहेगा, लेकिन पी का माइनस 1 हो जाएगा, तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर। बस अगले स्टेप पे आंसर आ गया। तो यहां पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, आप देखो जरा ध्यान से ना, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, है ना, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई की पावर में माइनस पी, यानी कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल है। साइन ट्रांसफॉर्म, देखिए पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो आसान टॉपिक है ना। तो देखिए मैंने इसमें 3 टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिए, अगर आप ये 3 टॉपिक भी कर लेते हैं, और उससे पहले एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपको कंप्लीट करना ही है। तो अगर जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया, अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, जिनको हम अगले 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप ये 3 टॉपिक भी इस फोरियर ट्रांसफॉर्म के अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो चलिए बचे हुए 2 टॉपिक भी हम कल कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल ये 3 डीपीपी के क्वेश्चन है, जिसमें आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो जैसा ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी, 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में किया था, अगर आपको याद हो तो आसानी से इसको कर सकते हैं। और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, है ना। तो हमारा यहाँ पर जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे फोरियर ट्रांसफॉर्म के, वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम। ओके, थैंक यू वेरी मच।